गुड मॉर्निंग दोस्तों आज हम लोग देखेंगे लूसेंट से सामान्य ज्ञान। इसमें जो हम लोग देखेंगे वो साइंस का पार्ट देखेंगे और साइंस का पार्ट बायोलॉजी देखेंगे, जो कि ग्रुप डी के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। और हम लोग रिवीजन वीडियो के तौर पे देखेंगे दोस्तों। तो हम लोग रिवीजन वीडियो के तौर पे इसको देखेंगे और इसमें से जो इम्पोर्टेंट है उसी को हम लोग देखते चलेंगे। तो आइए देखते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले यहाँ पे इम्पोर्टेंट जो है वो है आपको जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। तो लैमार्क जो फ्रांस के हैं और टवेर्नियस जो जर्मनी के हैं। और कब किया था तो 1801 में किया था। यानी जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम लैमार्क और टवेर्नियस ने किया था 1801 में। आइए नेक्स्ट देखते हैं। जीव विज्ञान की कुछ शाखाएँ दिया हुआ है आपको। तो एपीकल्चर है मधुमक्खी पालन, और सेरीकल्चर है रेशम कीट, पीसी कल्चर है मत्स्य पालन, माइकोलॉजी है कौकों का अध्ययन, फाइकोलॉजी है शैवालों का अध्ययन, एंथोलॉजी है पुष्पों का अध्ययन, पोमोलॉजी है फलों का अध्ययन, और निर्थोलॉजी है पक्षियों का अध्ययन, और इक्थियोलॉजी है मछलियों का अध्ययन। तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे एक चीज़, जो पीसी कल्चर है इसमें मत्स्य पालन का अध्ययन होता है और इक्थियोलॉजी में मछलियों का अध्ययन होता है। तो ध्यान रखेंगे इक्थियोलॉजी में मछलियों का अध्ययन होता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। एंटोमोलॉजी कीटों का अध्ययन, डेंड्रोलॉजी वृक्ष एवं झाड़ियों का अध्ययन, ओफियोलॉजी सर्पों का अध्ययन, सोरोलॉजी छिपकलियों का अध्ययन, सिल्वीकल्चर काष्ठी पेड़ों का संवर्धन, हॉर्टिकल्चर उद्यान विज्ञान का, फ्लोरिकल्चर फूलों की खेती। तो इसमें से एक नए क्वेश्चन ग्रुप डी में आपको किसी न किसी शिफ्ट में देखने को मिलेगा, तो इसको रट जाइए। आइए नेक्स्ट देखते हैं। अब देखते हैं अरस्तु के बारे में। अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है, यानी फादर ऑफ बायोलॉजी किसको कहा जाता है तो अरस्तु को कहा जाता है। और जंतु विज्ञान का जनक किसको कहा जाता है तो ये भी अरस्तु को कहा जाता है। ध्यान रखेंगे, फादर ऑफ बायोलॉजी अरस्तु और फादर ऑफ जियोलॉजी अरस्तु। आइए देखते हैं नेक्स्ट, जीवधारियों का वर्गीकरण। सबसे पहले अरस्तु जो है दो समूह में विभाजित किया था। वो समूह है जंतु समूह और वनस्पति समूह। जंतु समूह और वनस्पति समूह कौन दिया था तो अरस्तु ने विभाजित किया था। ठीक है, अब लिनियस के बारे में देख लेते हैं। लिनियस जिसकी पुस्तक है सिस्टमा नेचर, ठीक है, जिसमें दो जगतों के बारे में इन्होंने लिखा हुआ है। और लिनियस ने दो जगत दिया था, पादप जगत और जंतु जगत। यानी पादप जगत और जंतु जगत कौन दिया था तो आपको कैरोलस लिनियस ने दिया था। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। लिनियस को आधुनिक वर्गीकरण का पिता कहा जाता है। आधुनिक वर्गीकरण का पिता किसको कहा जाता है तो लिनियस को, फादर ऑफ मॉडर्न टेक्सिनोमो लिनियस को कहा जाता है। ध्यान रखेंगे। आइए नेक्स्ट देखते हैं जीवधारियों का 5 जगत वर्गीकरण। तो 5 जगत वर्गीकरण कौन दिया था तो वीटेकर ने दिया था। ठीक है, वीटेकर ने सन 1969 में 5 जगत का एग्जाम्पल दिया था। और वो 5 जगत क्या क्या है आइए देख लेते हैं इसको भी। तो 5 जगत में पहला जो है मोनेरा, दूसरा है प्रोटिस्टा, पादप, कवक और जंतु। मोनेरा, प्रोटिस्टा, पादप, कवक, जंतु। मोनेरा, प्रोटिस्टा, पादप, कवक एवं जंतु। आइए नेक्स्ट देखते हैं। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं। मोनेरा के बारे में दिया हुआ है यहाँ पे। तो मोनेरा जो है इस जगत में सभी प्रोकैरियोटिक जीव होते हैं। इसमें जो है प्रोकैरियोटिक जीव होते हैं, अर्थात जीवाणु, साइनोबैक्टीरिया तथा आर्की बैक्टीरिया सम्मिलित किए जाते हैं। तंतुमय जीवाणु भी इसी जगत में आते हैं। मोनेरा जो है सभी प्रोकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक जीव आते हैं मोनेरा में। ठीक है, इसमें जीवाणु, साइनोबैक्टीरिया तथा आर्कोबैक्टीरिया सम्मिलित है। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं प्रोटिस्टा जो है इस जगत में विविध प्रकार के एक कोशिकीय प्रायः जलीय यूकैरियोटिक जीव सम्मिलित किए जाते हैं। ठीक है, तो इस जगत में एक कोशिकीय प्रायः जलीय यूकैरियोटिक जीव सम्मिलित किए जाते हैं। ध्यान रखेंगे। ठीक है, पादप एवं जंतु के बीच स्थिति एगलीना इसी जगत में आता है। यानी पादप एवं जंतु के बीच स्थित कौन है तो एगलीना, ये भी पूछा जाता है, इसको ध्यान रखेंगे। एगलीना, पादप एवं जंतु के बीच स्थित कौन है तो एगलीना।
ठीक है। यह दो प्रकार के जीवन पद्धति प्रदर्शित करता है। तो दो प्रकार का जीवन कौन प्रदर्शित करता है? तो एग्लिना दो प्रकार के जीवन पद्धति प्रदर्शित करता है। ठीक है। सूर्य के प्रकाश में वह स्वपोषित होता है एवं प्रकाश के अभाव में इतर पोषित होता है। सूर्य के प्रकाश में वह स्वपोषित होता है और प्रकाश के अभाव में इतर पोषित होता है। ठीक है। इसके अंतर्गत साधारणतः प्रोटोजोआ आते हैं। इसके अंतर्गत क्या आते हैं? तो प्रोटोजोआ आते हैं। ठीक है, प्रोटिस्टा के अंदर। आइए नेक्स्ट देखते हैं पादप। इस जगत में प्रायः सभी रंगीन बहुकोशिकीय प्रकाश संश्लेषण उत्पादक जीव सम्मिलित हैं, जैसे शैवाल, मांस, पुष्पीय तथा अपुष्पीय बीज पौधे आते हैं पादप जगत में। ठीक है। अब कवक देख लेते हैं। कवक जो है ये यूकैरियोटिक तथा परपोषित जीवधारी सम्मिलित किए जाते हैं। कवक में यूकैरियोटिक तथा परपोषित जीवधारी सम्मिलित किए जाते हैं, जिनमें अवशोषण द्वारा पोषण होता है। ठीक है। और कवक की कोशिका भित्ति को क्या कहते हैं? तो काइटिन। ध्यान रखेंगे कि कवक के कोशिका भित्ति को काइटिन कहा जाता है। तो यहाँ तक इसमें इम्पोर्टेंट था। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं जंतु। तो जंतु जगत जो है ये बहुकोशिकीय जंतु भोजी है। इसमें जो है यूकैरियोटिक उपभोक्ता जीव सम्मिलित किए जाते हैं। जंतु जगत में यूकैरियोटिक उपभोक्ता जीव सम्मिलित किए जाते हैं। इनको मेटाजोआ भी कहते हैं। जंतु जगत को क्या कहते हैं? मेटाजोआ भी कहते हैं। जैसे हाइड्रा, जेलीफिश, कृमि, सितारा मछली, सरीसृप, उभयचर, पक्षी एवं स्तनधारी जीव इसी जगत में के अंग हैं। ठीक है। वर्गीकरण की आधारभूत इकाई क्या होती है? तो जाति होती है। ध्यान रखेंगे, स्पेसीज जो होती है वर्गीकरण की आधारभूत इकाई होती है स्पेसीज। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं जीवों के नामकरण की द्विनाम पद्धति। 1753 ईस्वी में कैरोलस लिनियस नामक वैज्ञानिक ने, जिन्हें वर्गीकी का जन्मदाता कहा जाता है। ठीक है। तो कैरोलस लिनियस को वर्गीकी का जन्मदाता कहा जाता है और इन्होंने ही हमें स्पेसीज यानी वंश, पहला शब्द जो दिया वंश, ठीक है, और दूसरा शब्द दिया जाति। जैसे इसको आप समझ सकते हैं। ठीक है। तो दोस्तों जैसे आप समझ सकते हैं, वंश तथा जाति नामों के बाद उस वर्गकीवाद के नाम लिखा जाता है। यानी वंश तथा जाति के नाम के बाद उस वर्गकीवाद यानी जो वैज्ञानिक जो खोज किया है उसका नाम लिखा जाता है। जैसे आप एक एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हैं, मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो होमोसेपियंस है। होमोसेपियंस लीन। वास्तव में होमो उस वंश का नाम है जिसकी एक जाति है और सेपियंस लीन वास्तव में लीनियस है। ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। सेकेंड पेज में दिया हुआ है आपको जीव द्रव्य दिया हुआ है। ठीक है। तो जीव द्रव्य का नामकरण कौन किया था? तो पुरकिंजे। ध्यान रखेंगे, जीव द्रव्य का नामकरण कौन किया था? पुरकिंजे सन 1839 में। जीव द्रव्य का नाम कौन किया था? तो पुरकिंजे 1839 में। ठीक है। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं। जीव द्रव्य को दो भागों में बांटा जाता है। एक कोशिका द्रव्य होता है और एक केंद्रक द्रव्य होता है। ध्यान रखेंगे, जीव द्रव्य को दो भागों में बांटा जाता है। एक कोशिका द्रव्य और एक केंद्रक द्रव्य होता है। ठीक है। जीव द्रव्य का 99% भाग 4 तत्वों से मिलकर बना होता है। तो आइए वो तत्व भी देख लेते हैं। ठीक है। ऑक्सीजन, जीव द्रव्य में ऑक्सीजन कितना होता है? तो 76%। कार्बन कितना होता है? तो 10.5% होता है। और हाइड्रोजन कितना होता है? तो 10% होता है। और नाइट्रोजन 2.5% होता है। जीव द्रव्य का लगभग 80% भाग जल होता है। ध्यान रखेंगे, जीव द्रव्य का लगभग 80% भाग जल होता है। और सबसे अधिक क्या होता है? तो ऑक्सीजन होता है 76%। ठीक है। और उसके बाद आता है कार्बन, उसके बाद आता है हाइड्रोजन, उसके बाद आता है नाइट्रोजन। ठीक है। और जीव द्रव्य में अकार्बनिक और कार्बनिक यौगिकों का अनुपात क्या होता है? तो 81:19 होता है। अकार्बनिक का 81 और कार्बनिक का 19। ध्यान रखेंगे, ये अनुपात होता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं कोशिका, सेल के बारे में देखते हैं। कोशिका जीव विज्ञान की सबसे छोटी एवं क्रियात्मक संरचना इकाई है। तो कोशिका जीवन की सबसे छोटी क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई है। एंटोनोवन ल्यूवेनहॉक ने पहली बार कोशिका को देखा था। तो ध्यान रखेंगे, एंटोनोवन ल्यूवेनहॉक, तो आपको याद रखना है ल्यूवेनहॉक ने पहली बार कोशिका को देखा था। ठीक है। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं। कोशिका के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो साइटोलॉजी कहा जाता है। कोशिका के अध्ययन
के विज्ञान को क्या कहा जाता है, तो साइटोलॉजी कहा जाता है। कोशिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम अंग्रेजी वैज्ञानिक रॉबर्ट हुक ने किया था। ध्यान रखेंगे ये भी चीज़ें। कोशिका का खोज सबसे पहले कौन किया था, किसने देखा था, तो लीवेन हॉक ने देखा था। और इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है दोस्तों, इसीलिए मैं इसको बता रहा हूँ कि कोशिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम अंग्रेजी वैज्ञानिक रॉबर्ट हुक ने किया था 1665 में। ध्यान रखेंगे 1665 में इसने किया था। आइए अब नेक्स्ट देखते हैं। सबसे छोटा कोशिका जीवाणु माइकोप्लाज्मा गैल्सिप्टिकमा की है। तो सबसे छोटी कोशिका जीवाणु माइकोप्लाज्मा गैल्सिप्टिकमा की है। ठीक है, ये भी ध्यान रखेंगे। सबसे लंबी कोशिका किसकी होती है, तो तंत्रिका तंत्र की कोशिका होती है। सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है, तो शुतुरमुर्ग के अंडे की कोशिका होती है। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन, अब आइए देखते हैं कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। ठीक है, तो कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन 1838-39 में स्लाइडेन, मैथियस स्लाइडेन और थियोडर स्वान, मैथियस स्लाइडेन एवं थियोडर स्वान ने किया था। यद्यपि इनका सिद्धांत यह बताने में असफल रहा था कि कोशिका का निर्माण कैसे होता है। पहली बार रोडोल्फ बर्ची ने स्पष्ट किया था। पहली बार रोडोल्फ बर्ची ने स्पष्ट किया था 1855 में। ठीक है, आइए अब नेक्स्ट देख लेते हैं। कोशिका सिद्धांत का मुख्य बातें इस प्रकार होती है। ठीक है, सभी जीव कोशिका एवं कोशिका उत्पाद से बने होते हैं। सभी कोशिकाएं पूर्व स्थित कोशिकाओं से निर्मित होता है। कोशिका का निर्माण जिस क्रिया से होता है उसमें केंद्रक प्रमुख अभिकर्ता होता है। ध्यान रखेंगे, उसमें केंद्रक प्रमुख होता है। कोशिका दो प्रकार की होती है। कोशिका कितने प्रकार की होती है, तो दो प्रकार की होती है। कौन कौन, तो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दो प्रकार की कोशिका होती है। ठीक है, तो प्रोकैरियोटिक कोशिका क्या होती है, इन कोशिकाओं में हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता है। ध्यान रखेंगे, प्रोकैरियोटिक कोशिका में हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता है, जिसके कारण क्रोमैटिन नहीं बन पाता है। जिसके कारण क्या नहीं बन पाता है, तो क्रोमैटिन नहीं बन पाता है। केवल डीएनए के सूत्र ही गुणसूत्र के रूप में पड़ा रहता है। केवल डीएनए के सूत्र ही गुणसूत्र के रूप में पड़ा रहता है, अन्य कोई आवरण इसे घेरा नहीं रहता। अतः केंद्रक नाम की कोई विकसित कोशिकांग इसमें नहीं होती है। ठीक है, तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक नाम का कोई कोशिकांग विकसित नहीं होता है। ठीक है, जीवाणुओं और नील हरित शैवालों में ऐसी ही कोशिका पाई जाती है। तो जीवाणुओं और नील हरित शैवालों में क्या पाया जाता है, तो प्रोकैरियोटिक कोशिका। ठीक है, प्रोकैरियोटिक कोशिका किस में पाया जाता है, जीवाणुओं और नील हरित शैवालों में। आइए नेक्स्ट पेज देखते हैं, एक मिनट, नेक्स्ट पेज देखते हैं। हाँ, यूकैरियोटिक कोशिका के बारे में देख लेते हैं। यूकैरियोटिक कोशिका, इन कोशिकाओं में दोहरी झिल्ली होती है। यूकैरियोटिक कोशिका में दोहरी झिल्ली होती है। ठीक है, और झिल्ली के आवरण केंद्रक के आवरण से घिरा सुस्पष्ट केंद्रक पाया जाता है। तो यूकैरियोटिक कोशिका में सुस्पष्ट केंद्रक पाया जाता है। ध्यान रखें, जिसमें डीएनए एवं हिस्टोन प्रोटीन की संयुक्त होने से बनी क्रोमैटिन तथा इसके अलावा केंद्रक होता है। तो क्या क्या होता है यूकैरियोटिक कोशिका में, तो इसमें जो है केंद्रक के आवरण से घिरा होता है और इसमें डीएनए हिस्टोन प्रोटीन के संयुक्त होने से बनी क्रोमैटिन तथा इसके अलावा केंद्रक होता है। ठीक है, आइए अब नेक्स्ट देख लेते हैं। प्रोकैरियोटिक या यूकैरियोटिक कोशिका में मुख्य अंतर देख लेते हैं। तो कोशिका भित्ति प्रोकैरियोटिक में प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट की बनी होती है। प्रोकैरियोटिक में कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, तो प्रोटीन एवं कार्बोहाइड्रेट की बनी होती है। और यूकैरियोटिक में किसकी बनी होती है, तो सेल्यूलोज की बनी होती है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया प्रोकैरियोटिक में अनुपस्थित होती है और यूकैरियोटिक कोशिका में उपस्थित होती है। ठीक है, इंडोप्लाज्मिका अनुपस्थित होती है और यूकैरियोटिक कोशिका में उपस्थित होती है। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं, राइबोसोम। तो थोड़ा इसको ध्यान रखेंगे, ये एग्जाम में आता है। राइबोसोम, राइबोसोम जो है 70S प्रकार के होते हैं। ठीक है, राइबोसोम प्रोकैरियोटिक कोशिका में 70S प्रकार के होते हैं और यूकैरियोटिक कोशिका में 80S प्रकार के होते हैं। ठीक है, गल्जिकाएँ अनुपस्थित होती है और गल्जिकाएँ इसमें उपस्थित होती है। केंद्रक झिल्ली इसमें अनुपस्थित होती है, इसमें उपस्थित होती है। लाइसोसोम अनुपस्थित होती है, इसमें उपस्थित होता है। डीएनए एकल सूत्र के रूप में होता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, ये एग्जाम में पूछता है
कि डीएनए जो है एकल सूत्र में किस में होता है, तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में एकल सूत्र के रूप में होता है, यानी एक डीएनए होता है। ठीक है, डीएनए जो है एकल सूत्र के रूप में रहता है। और यूकैरियोटिक कोशिका में पूर्ण विकसित एवं दोहरे सूत्र के रूप में रहता है। यूकैरियोटिक कोशिका में पूर्ण विकसित होता है एवं दोहरे का मतलब हुआ जैसे ऐसे डीएनए होता है उसी तरह जो है आपको ऐसे दोहरे डीएनए आपको रहता है यूकैरियोटिक कोशिका में। आइए नेक्स्ट देखते हैं कशाभिका। कशाभिका जो है केवल एक तंतु होता है, केवल 11 तंतु होता है। यूकैरियोटिक कोशिका में 11 तंतु होता है। केंद्रिका अनुपस्थित होती है, प्रोकैरियोटिक कोशिका में अनुपस्थित होती है और यूकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक उपस्थित होती है। सेंट्रियोल अनुपस्थित होती है, इसमें जो है उपस्थित रहती है। श्वसन प्लाज्मा झिल्ली से होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में श्वसन जो होता है प्लाज्मा झिल्ली से होता है और यूकैरियोटिक कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा होता है। तो ध्यान रखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया जो है यूकैरियोटिक कोशिका में होती है, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा श्वसन होता है और इसमें जो है प्लाज्मा झिल्ली द्वारा होता है। लिंग प्रजनन देख लेते हैं। लिंग प्रजनन प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाया जाता है और इसमें पाया जाता है। प्रकाश संश्लेषण थाइलेकाइड में होता है। प्रकाश संश्लेषण जो है थाइलेकाइड में होता है और यूकैरियोटिक कोशिका में क्लोरोप्लास्ट में होता है। यूकैरियोटिक कोशिका में कैसा होता है, तो क्लोरोप्लास्ट के रूप में होता है और प्रोकैरियोटिक कोशिका में थाइलेकाइड के रूप में होता है। ठीक है, आइए अब नेक्स्ट देख लेते हैं कोशिका विभाजन। अर्धसूत्री प्रकार का होता है, यानी प्रोकैरियोटिक कोशिका में अर्धसूत्री प्रकार का होता है और यूकैरियोटिक कोशिका में अर्धसूत्री या समसूत्री प्रकार का होता है, यानी अर्धसूत्री या समसूत्री प्रकार का होता है यूकैरियोटिक कोशिका में। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं कोशिका के मुख्य भाग। कोशिका के हम लोग अब मुख्य भाग देखते हैं। तो कोशिका भित्ति यह केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। तो कोशिका भित्ति किस में पाया जाता है, तो पादप कोशिका में पाया जाता है। यह सेल्यूलोज की बनी होती है। कोशिका भित्ति जो है सेल्यूलोज की बनी होती है। यह कोशिकाओं को निश्चित आकृति में आकार बनाए रखने में सहायक होता है। जीवाणु का कोशिका भित्ति पेप्टिडोग्लकेन का बना होता है। जीवाणुओं की कोशिका भित्ति पेप्टिडोग्लकेन का बना होता है, ध्यान रखेंगे। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली देखते हैं। कोशिका झिल्ली, कोशिका के सभी अवयव एक पतली झिल्ली के द्वारा घिरे हुए रहते हैं। ठीक है, इस झिल्ली को कोशिका झिल्ली कहते हैं। यह अर्धपरागामीय झिल्ली होता है। ठीक है, कोशिका झिल्ली जो है यह अर्धपरागामीय झिल्ली होता है। मतलब अर्धपरागामीय झिल्ली का मतलब हो गया कि आप जो फायदे वाला चीज़ रहेगा उसको अंदर जाने देगा और जो नुकसान वाला चीज़ रहेगा उसको अंदर जाने नहीं देगा। ठीक है, इसका मुख्य कार्य कोशिका के अंदर जाने और अंदर से बाहर आने वाले पदार्थों का निर्धारण करना है। ठीक है, ये भी समझ सकते हैं। कोशिका झिल्ली लिपिड की बनी होती है। कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है, तो लिपिड का बनी होती है। ध्यान रखेंगे कोशिका झिल्ली लिपिड का बनी होती है। यह लिपिड घटक फास्फोग्लिसराइड के बनी होती है। फास्फोग्लिसराइड की बनी होती है। बाद में जैव रासायनिक अनुसंधान ने यह स्पष्ट किया कि कोशिका झिल्ली में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। कोशिका झिल्ली में क्या पाया जाता है, तो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। आइए नोट्स दिया हुआ यहाँ पे नोट्स देख लेते हैं। कोशिका झिल्ली का उन्नत नमूना 1972 में सिंगर और निकोलसन द्वारा प्रतिपादित किया गया। ठीक है, जिसे तरल किमीर नमूना के रूप में स्वीकार किया गया। इसके अनुसार लिपिड को अर्ध तरलीय प्रकार के कारण पार्श्विक गति करता है। ठीक है, आइए अब नेक्स्ट, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं दोस्तों इसलिए इसको छोड़ते हैं। आइए अब तरकाय के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तरकाय की खोज किसने किया था, तो तरकाय की जो खोज किया था बोबरी ने किया था। तरकाय की खोज किसने किया था, बोबरी ने किया था। और तरकाय केवल जंतु कोशिकाओं में पाया जाता है। तरकाय जो है केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है, ये भी ध्यान रखेंगे। तरकाय जो है केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है। ठीक है, जिन्हें सेंट्रियोल कहते हैं। ठीक है, एक या दो कणों जैसी रचना होती है जिन्हें सेंट्रियोल कहते हैं। समसूत्री विभाजन में यह ध्रुव का निर्माण करता है। तो समसूत्री विभाजन में यह ध्रुव का निर्माण करता है तरकाय। तो आपको बस इसमें याद रखना है तरकाय जो है केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है और इसका खोज बोबेरी ने किया था। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट देख लेते हैं अंतर्द्रव्य जलिका। तो अंतर्द्रव्य जलिका में यूकैरियोटिक कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य में चपटे आपस में जुड़े थैली युक्त
छोटी नलिकावत जलिका तंत्र बिखरा रहता है, ठीक है, जिसे अंतर्द्रव्य जलिका कहते हैं। प्रायः राइबोसोम अंतर्द्रव्य जलिका के बाहर सतह पर चिपके रहते हैं, ठीक है, जिससे अंतर्द्रव्य जलिका के सतह पर यह राइबोसोम मिलते हैं, उसे खुरदरी अंतर्द्रव्य जालिका कहते हैं। राइबोसोम की अनुपस्थिति पर अंतर्द्रव्य जालिका चिकनी लगती है, ठीक है। आइए नेक्स्ट पेज देखते हैं। तो हम लोग एक एक पेज देखते हैं दोस्तों। अतः इसे चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका कहते हैं, ठीक है। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पे आपको इम्पोर्टेंट नहीं है। अब आगे नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। राइबोसोम के बारे में देख लेते हैं। राइबोसोम, ठीक है। राइबोसोम जो सर्वप्रथम रॉबिन्सन एम ब्राउन ने देखा था, ठीक है। राइबोसोम सर्वप्रथम रॉबिन्सन एम ब्राउन ने 1953 ईस्वी में पादप कोशिका में तथा जी पैलेड ने 1953 में जंतु कोशिका में देखा था। तो जंतु कोशिका में कौन देखा था? तो पैलेड देखा था। और पादप कोशिका में कौन देखा था? तो रॉबिन्सन एम ब्राउन ने देखा था। ध्यान रखेंगे, पादप कोशिका में रॉबिन्सन एम ब्राउन ने देखा था और जंतु कोशिका में कौन देखा था? तो पैलेड ने 1953 ईस्वी में जंतु कोशिका में राइबोसोम को देखा था, ठीक है। अब आइए देखते हैं, रॉबर्ट ने इसका नामकरण किया था। राइबोसोम का नामकरण कौन किया था? तो रॉबर्ट किया था, ठीक है। यह राइबोन्यूक्लिक एसिड यानी आरएनए नामक अम्ल एवं प्रोटीन की बनी होती है। तो राइबोन्यूक्लिक एसिड आरएनए नामक अम्ल एवं प्रोटीन की बनी होती है, ठीक है। यह प्रोटीन संश्लेषण के लिए उपयुक्त स्थान प्रदान करती है, अर्थात यह प्रोटीन के उत्पादन स्थल है। प्रोटीन का उत्पादन स्थल कौन है? तो राइबोसोम है। ध्यान रखेंगे, इसलिए इसे क्या कहते हैं? प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहते हैं। राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। ये पूछा जाता है, ध्यान रखेंगे। राइबोसोम केवल कोशिका द्रव में नहीं होता है, बल्कि हरित लवक, सूत्र कणिका एवं खुरदरी अंतःप्रद्रव्य जालिका में भी मिलता है। तो राइबोसोम जो है कोशिका द्रव में नहीं बल्कि हरित लवक और सूत्र कणिका एवं खुरदरी अंतःप्रद्रव्य जालिका में भी होता है, ठीक है। यूकैरियोटिक राइबोसोम 80S, ठीक है। यूकैरियोटिक राइबोसोम में 80S, हम प्रोकैरियोटिक राइबोसोम में 70S प्रकार के होते हैं। तो इसको ध्यान रखेंगे, यूकैरियोटिक में राइबोसोम 80S और प्रोकैरियोटिक राइबोसोम में 70S प्रकार के होते हैं। तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। यहाँ पर यस जो है वो क्या है? आपको स्वेडवर्गस इकाई होता है, स्वेडवर्गस इकाई होता है, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। अस्थनि के लाल रुधिर कण में राइबोसोम एवं अंतःप्रद्रव्य जालिका नहीं पाया जाता है। यानी अस्थनि के लाल रुधिर कण में राइबोसोम एवं अंतःप्रद्रव्य जालिका नहीं पाया जाता है। लाल रुधिर कण द्वारा प्रोटीन विश्लेषण नहीं होता है। तो ध्यान रखेंगे, लाल रुधिर कण द्वारा जो है प्रोटीन विश्लेषण नहीं होता है, ये भी ध्यान रखेंगे। लाल रुधिर कण द्वारा प्रोटीन विश्लेषण नहीं होता है। आइए अब देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। तो माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने किया था? तो अल्टमैन। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने किया था? तो अल्टमैन 1886 ईस्वी में की थी, ठीक है। और माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं? तो कोशिका की शक्ति या पावर हाउस ऑफ सेल। पावर हाउस ऑफ सेल किसको बोलते हैं? तो माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं, ये भी ध्यान रखेंगे। आइए नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया विखंडन द्वारा विभाजित होता है। माइटोकॉन्ड्रिया जो है विखंडन द्वारा विभाजित होता है, ठीक है। और डीएनए केंद्रक के अलावा माइटोकॉन्ड्रिया एवं हरित लौक में होता है। डीएनए केंद्रक के अलावा कि कहाँ पे होता है? माइटोकॉन्ड्रिया एवं हरित लौक में पाया जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, गल्जिकाय के बारे में देखते हैं। गल्जिकाय की खोज जो किया था कैमिलो गल्जी इटली के रहने वाले थे। तो ये तो आसान है। कैमिलो गल्जी जो है गल्जिकाय का खोज किए थे, ठीक है। तो इसमें गल्जिकाय जो है कैमिलो गल्जी ने किया था। अब आगे नेक्स्ट देखते हैं। गल्जिकाय के बारे में हम लोग इम्पोर्टेंट सिर्फ देखेंगे दोस्तों। आइए यहाँ पे थोड़ा इम्पोर्टेंट दिया हुआ है। गल्जिकाय को हम कोशिका के अणुओं का यातायात प्रबंधक भी कहा जाता है। ध्यान रखेंगे, गल्जिकाय को जो है कोशिकाओं के अणुओं का यातायात प्रबंधक भी कहा जाता है। तो कोशिकाओं के अणुओं को कौन ले जाता है? गल्जिकाय ले जाता है। यातायात प्रबंधक भी कह सकते हैं। ये कोशिका भित्ति एवं
लाइसोसोम का निर्माण भी करते हैं। ये कोशिका भित्ति और लाइसोसोम का निर्माण करता है। गलचिकाएँ जो है कोशिका भित्ति और लाइसोसोम का निर्माण भी करता है। ठीक है, आइए अब नेक्स्ट देख लेते हैं। गल्जी कॉम्प्लेक्स में साधारण शर्करा से कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण होता है। राइबोसोम से निर्मित प्रोटीन से मिलकर ग्लाइकोप्रोटीन बनता है। गल्जिकाय ग्लाइकोलिपिड का भी निर्माण करता है। गल्जिकाय जो है ग्लाइकोलिपिड का निर्माण करता है। गल्जिकाय जो है ग्लाइकोलिपिड का भी निर्माण करता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं लाइसोसोम। लाइसोसोम के बारे में देख लेते हैं यहाँ पे। तो लाइसोसोम, इसकी खोज जो है डी डुबे ने किया। डी डुबे नामक वैज्ञानिक ने किया था। लाइसोसोम की खोज डी डुबे नामक वैज्ञानिक ने किया था। ठीक है, यह सूक्ष्म गोल शाकाहारी झिल्ली से घिरे थैली जैसी रचना होती है। इसका निर्माण संवेष्टन विधि द्वारा गल्जिकाय में होता है। तो लाइसोसोम का निर्माण किस में होता है? तो गल्जिकाय में होता है। इसको भी थोड़ा ध्यान रखेंगे। गल्जिकाय का लाइसोसोम का निर्माण गल्जिकाय में संवेष्टन विधि द्वारा होता है। लाइसोसोम में सभी प्रकार के जल अपघट्य एंजाइम होते हैं। ठीक है, लाइसोसोम में सभी प्रकार के जलीय अपघट्य एंजाइम होते हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट पेज, यहाँ से अब हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, लाइसोसोम जो है एंजाइम कार्बोहाइड्रेट, एक मिनट, लाइसोसोम जो है एंजाइम कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन और लिपिड न्यूक्लिक अम्ल आदि के पाचन में सक्षम है। एंजाइम कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन लिपिड न्यूक्लिक अम्ल के पाचन में सक्षम है लाइसोसोम। ठीक है, और लाइसोसोम को क्या बोलते हैं? आत्मघाती थैली वो भी बोलते हैं। लाइसोसोम को क्या बोलते हैं? आत्मघाती थैली भी बोलते हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं। स्तनधारियों के लाल रक्त कणिका में लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। स्तनधारियों के लाल रक्त कणिका में लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है आपको लवक। लवक के बारे में हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे। तो लवक जो है ये पादप कोशिका में पाया जाता है। लवक जो है ये पादप कोशिका में पाया जाता है। ठीक है, यह 3 प्रकार का होता है: हरित लवक, अवर्णीय लवक और वर्णीय लवक। हरित लवक, अवर्णीय लवक और वर्णीय लवक। ठीक है, अब आइए देखते हैं हरित लवक। हरित लवक के बारे में देख लेते हैं। यह हरा रंग का होता है क्योंकि इसके अंदर एक हरे रंग का पदार्थ पर्णहरित यानी क्लोरोफिल होता है। इसकी सहायता से पौधे प्रकाश संश्लेषण करते हैं। तो हरित लवक की सहायता से पौधे क्या करते हैं? प्रकाश संश्लेषण करते हैं। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं। और भोजन बनाते हैं, प्रकाश संश्लेषण करते हैं और भोजन बनाते हैं। इसलिए हरित लवक को पादप कोशिका का रसोई घर कहा जाता है। तो हरित लवक को पादप कोशिका का रसोई घर कहा जाता है। हरित लवक को पादप कोशिका का रसोई घर कहा जाता है। इसमें राइबोसोम पाया जाता है। हरित लवक में राइबोसोम पाया जाता है, ध्यान रखेंगे। हरित लवक में राइबोसोम पाया जाता है। पत्तियों का रंग पीला उनमें कैरोटीन निर्माण होने के कारण होता है। पत्तियों का रंग पीला कैसे होता है? उसमें कैरोटीन का निर्माण होने के कारण होता है, ध्यान रखेंगे। पत्तियों का रंग जो पीला होता है उसमें कैरोटीन के निर्माण होने के कारण होता है। अब आइए देखते हैं अवणी लवक। अवणी लवक के बारे में देख लेते हैं। यह रंगहीन लवक है। अवणी लवक कैसा है? यह रंगहीन लवक है। यह पौधे के उन भागों को कोशिकाओं में पाया जाता है जो सूर्य के प्रकाश से वंचित हैं। ठीक है, यह पौधे के उस भाग में पाया जाता है जो सूर्य प्रकाश से वंचित हैं, ध्यान रखेंगे। कोशिकाओं में पाया जाता है जो सूर्य के प्रकाश से वंचित हैं, जैसे कि जड़ों में, भूमिगत तनों आदि में ये भोज्य पदार्थ का संग्रह करने वाला लवक है। अवणी लवक क्या है? ये जड़ों में, भूमिगत तनों आदि में भोज्य पदार्थों का संग्रह करने वाला लवक है अवणी लवक। तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। आइए देखते हैं वर्णी लवक के बारे में देख लेते हैं। ये रंगीन लवक होता है जो प्रायः लाल, पीले, नारंगी रंग का होता है। ये पौधों के रंगीन भाग जैसे पुष्प, फूल, भित्ति, बीज आदि में पाया जाता है। तो वर्णी लवक जो है पौधे के पुष्प, फल, भित्ति, बीज आदि में पाया जाता है। ठीक है, ये लाल, पीले और नारंगी रंग के होते हैं, ध्यान रखे होंगे वर्णी लवक। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं। वर्णी लवक के अन्य उदाहरण है टमाटर। ये भी ध्यान रखेंगे। वर्णी लवक के अन्य उदाहरण क्या है? टमाटर। टमाटर में लाइकोपेन, ये भी ध्यान रखेंगे, परीक्षा में आता है। टमाटर में लाइकोपेन और गाजर में कैरोटीन, चुकंदर में बिटानिन। टमाटर में लाइकोपीन, गाजर में कैरोटीन और चुकंदर में बिटानिन पाया जाता है। किसके? वर्णी लवक का ये उदाहरण है। वर्णी लवक का ये उदाहरण है, ध्यान रखेंगे। टमाटर में लाइकोपीन, गाजर में कैरोटीन और चुकंदर में बिटानिन।
अब नोट देख लेते हैं दोस्तों। नोट में दिया हुआ है आपको, वनस्पति को पराबैंगनी किरणों के दुष्प्रभाव से बचाने वाला वर्णक फाइकोसाइनिन है। ठीक है, तो वनस्पति को ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, पराबैंगनी किरण के दुष्प्रभाव से बचाने वाला वर्णक जो है कौन है? फाइकोसाइनिन है, फाइकोसाइनिन है, ध्यान रखेंगे, फाइकोसाइनिन है। अब आइए देखते हैं रसधानी। यह कोशिका की निर्जीव रचना है। इसमें तरल पदार्थ भरी होती है। जंतु कोशिकाओं में अनेक बहुत छोटा होता है, परंतु पादप कोशिकाओं में यह कोशिका का 90% भाग स्थान घेरता है। ठीक है, रसघानी एकल झिल्ली की आवृत्ति होता है जिसे टोनोलास्ट कहा जाता है। तो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, थोड़ा सा है। अमीबा में संकुचनशील रसघानी उत्सर्जन के लिए महत्वपूर्ण है। तो अमीबा में जो है संकुचनशील रसघानी जो है उत्सर्जन के लिए महत्वपूर्ण है। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं केंद्रक के बारे में, ये इंपॉर्टेंट है। तो केंद्रक का खोज कौन किया था? तो रॉबर्ट ब्राउन। केंद्रक का खोज कौन किया था? तो रॉबर्ट ब्राउन। केंद्रक का खोज कौन किया था? तो रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक का खोज किया था। कोशिका का सबसे प्रमुख अंग होता है, केंद्रक जो है कोशिका का सबसे प्रमुख अंग होता है। यह कोशिका के प्रबंधक के समान कार्य करता है। केंद्रक द्रव में धागे नुमा पदार्थ जल के रूप में बिखरे दिखलाई पड़ते हैं। इसे क्रोमैटिन कहते हैं। धागे नुमे जो बिखरे रहते हैं जल के आकार का, उसे जो है क्रोमैटिन कहते हैं। क्रोमैटिन नाम फ्लेमिंग ने दिया था। ठीक है, यह प्रोटीन हिस्टोन एवं डीएनए का बना होता है। यह प्रोटीन हिस्टोन एवं डीएनए का बना होता है। केंद्रक जो है प्रोटीन हिस्टोन एवं डीएनए का बना होता है। कोशिका विभाजन के समय क्रोमैटिन सिकुड़कर अनेक मोटे एवं छोटे धागे के रूप में संगठित हो जाता है। ठीक है, इन धागों को गुणसूत्र कहते हैं। इन धागों को क्या कहते हैं? गुणसूत्र कहते हैं। प्रत्येक जाति के जीवधारियों में सभी कोशिकाओं के केंद्रक में गुणसूत्रों की संख्या निश्चित होती है। प्रत्येक जाति के जीवधारियों में सभी कोशिकाओं के केंद्रक में गुणसूत्रों की संख्या निश्चित होती है। जैसे मानव में 23 जोड़ा होता है, ध्यान रखेंगे, मानव में 23 जोड़ा गुणसूत्र होता है। और चिंपांजी में कितना जोड़ा होता है? तो 24 जोड़ा चिंपांजी में होता है। और बंदर में 21 जोड़ा होता है। मानव में 23 जोड़ा यानी 46, और चिंपांजी में 24 यानी 48, और बंदर में 21। ठीक है, यानी 42। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं। प्रत्येक गुणसूत्र में जेली के समान एक गाढ़ा भाग होता है। प्रत्येक गुणसूत्र में जेली के समान एक गाढ़ा भाग होता है जिसे मैट्रिक्स कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? मैट्रिक्स कहते हैं। मैट्रिक्स में दो परस्पर लिपेड महीन एवं कुंडलित सूत्र दिखलाई पड़ते हैं जिन्हें क्रोमनीमाटा कहते हैं। ठीक है, तो इसमें इतने इम्पोर्टेंट था। आगे आइए नेक्स्ट देख लेते हैं। अब यहाँ से देख लेते हैं दोस्तों, गुणसूत्र पर बहुत सी जीन स्थित होता है। यानी गुणसूत्र में क्या होता है? जीन स्थित होता है। ध्यान रखेंगे, गुणसूत्र में बहुत से जीन स्थित होता है जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक लक्षणों को हस्तांतरित करता है। ठीक है, और आनुवांशिक गुणों के लिए उत्तरदायी होता है। तो जीन जो है आनुवांशिक गुणों के लिए उत्तरदायी होता है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद जो है गुणसूत्रों को वंशागति का वाहक कहा जाता है। गुणसूत्रों को क्या कहा जाता है? तो वंशागति का वाहक कहा जाता है। ठीक है, गुणसूत्रों को क्या कहा जाता है? वंशागति का वाहक कहा जाता है। क्रोमैटिन के अलावा केंद्रक में एक सघन गोल रचनाएं दिखलाई पड़ती जिसे केंद्रक कहते हैं। तो आइए नेक्स्ट पेज देखते हैं। अब आइए देखते हैं हम लोग राइबोसोम। राइबोसोम के लिए देखते हैं। राइबोसोम के लिए आरएनए का संश्लेषण होता है। राइबोसोम के लिए आरएनए का संश्लेषण होता है। ठीक है, राइबोसोम में आरएनए यानी रिबोनुक्लिक एसिड का संश्लेषण होता है। ठीक है, डीएनए में आरएनए का संरचना डीएनए की अधिकांश मात्रा केंद्रक में होता है, यद्यपि इसकी कुछ मात्रा माइटोकॉन्ड्रिया तथा हरित लवक में भी मिलता है। डीएनए पॉलीक्यूलोटाइड होता है। डीएनए क्या होता है? तो पॉलीक्यूलोटाइड होता है। ठीक है, आइए देख लेते हैं इसको फिगर के हिसाब से। यहाँ पे देख सकते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड चैन के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है। डीएनए पॉलीन्यूक्लियोटाइड चैन, डीएनए न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, न्यूक्लियोसाइड में शुगर और बेस क्षार होता है, और एक साइड होता है फास्फेट होता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्षार के बारे में। क्षार डीएनए में उपस्थित क्षार 4 प्रकार के होते हैं। एडिनिन, ग्वानिन, थाइमिन
तथा साइटोसिन, एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन तथा साइटोसिन। डीएनए में अणु संख्या के आधार पर एडेनिन सदैव थाइमिन से, साइटोसिन सदैव ग्वानिन से जुड़ा रहता है। ठीक है, एडेनिन एवं थाइमिन के बीच 2 हाइड्रोजन अबंध होते हैं, साइटोसिन एवं ग्वानिन के बीच 3 हाइड्रोजन अबंध होते हैं। तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। तो किसके अंदर जो है 2 अबंध होता है, तो एडेनिन सदैव थाइमिन से, साइटोसिन सदैव ग्वानिन से जुड़ा होता है। एडेनिन एवं थाइमिन के बीच 2 हाइड्रोजन अबंध होता है। तो देखिए एडेनिन और थाइमिन के बीच जो है 2 हाइड्रोजन अबंध है, और ग्वानिन और साइटोसिन एवं ग्वानिन के बीच जो है 3 हाइड्रोजन अबंध होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं साइटोसिन ए है और ग्वानिन ए है। साइटोसिन और ग्वानिन के अंदर जो है 3 हाइड्रोजन अबंध होते हैं। तो ये परीक्षा में पूछा जाता है, इसलिए इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। आइए नेक्स्ट देखते हैं। 1953 ईस्वी में J.D. वाटसन एवं क्रिक ने डीएनए की द्विकंडलीय संरचना मॉडल प्रतिपादित किया था। तो द्विकंडलीय संरचना मॉडल कौन प्रतिपादित किया था, तो J.D. वाटसन एवं क्रिक ने। ध्यान रखेंगे, डीएनए का द्विकंडलीय संरचना मॉडल किसने प्रतिपादित किया था, तो J.D. वाटसन एवं क्रिक ने प्रतिपादित किया था। ठीक है, और 1962 में इसी के लिए 1962 में उन्हें जो है नोबेल पुरस्कार भी मिला था, वाटसन एवं क्रिक को। डीएनए का द्विकंडलीय संरचना मॉडल प्रतिपादित किया था। डीएनए का कार्य आप देख लेते हैं। तो यह सभी आनुवांशिक क्रियाओं का संचालन करता है। जीन इसकी इकाई होती है। तो डीएनए की इकाई क्या होती है, जीन होती है। यह प्रोटीन संश्लेषण को नियंत्रित करता है। तो डीएनए क्या करता है, तो प्रोटीन संश्लेषण को भी नियंत्रित करता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण हरगोविंद खुराना ने किया था। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण कौन किया था, तो हरगोविंद खुराना ने किया था। आरएनए का निर्माण डीएनए से आरएनए का संश्लेषण होता है। ठीक है, डीएनए से ही आरएनए का संश्लेषण होता है। इस क्रिया में डीएनए की एक श्रृंखला पर आरएनए की न्यूक्लियोटाइड आकार से जुड़ जाता है। इस प्रकार एक अस्थायी डीएनए आरएनए संकर का निर्माण होता है। इसमें नाइट्रोजन बेस थाइमिन के स्थान पर यूरेसिल होता है। ध्यान रखेंगे, डीएनए में थाइमिन होता है और आरएनए में क्या होता है, यूरेसिल होता है। ध्यान रखेंगे, डीएनए में क्या होता है, थाइमिन होता है, और आरएनए में क्या होता है, यूरेसिल होता है। ठीक है, कुछ समय बाद आरएनए की समजात श्रृंखला अलग हो जाती है। कुछ समय बाद आरएनए की समजात श्रृंखला जो है अलग हो जाती है। आइए अब देखते हैं, आरएनए 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो स्मॉल आरएनए, राइबोसोम आरएनए, ये राइबोसोम पर लगे रहते हैं और प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करते हैं। आरएनए क्या है, राइबोसोमल आरएनए, ये राइबोसोम पर लगे रहते हैं और प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करते हैं। टीआरएनए यानी ट्रांसफर आरएनए, स्मॉल टी आरएनए, ट्रांसफर आरएनए, यह प्रोटीन संश्लेषण में विभिन्न प्रकार के अमीनो अम्ल का राइबोसोम पर लाते हैं जो प्रोटीन बनाते हैं। प्रोटीन बनाने का अंतिम क्रिया को ट्रांसलेशन कहते हैं। ध्यान रखेंगे, प्रोटीन बनाने के अंतिम क्रिया को क्या कहते हैं, ट्रांसलेशन कहते हैं। ठीक है, आइए अब नेक्स्ट देखते हैं एमआरएनए में देते हैं मैसेंजर आरएनए। यह केंद्रक के बाहर विभिन्न आदेश लेकर अमीनो अम्ल को चुनने में मदद करता है। यह केंद्रक के बाहर विभिन्न आदेश लेकर अमीनो अम्ल को चुनने में कौन मदद करता है, एमआरएनए मदद करता है। आइए अब नेक्स्ट देखते हैं डीएनए में आरएनए के मुख्य अंतर। तो डीएनए में इसमें डीऑक्सीराइबोज शर्करा होती है। डीएनए में डीऑक्सीराइबोज शर्करा होती है। आरएनए में इसमें राइबोज शर्करा होती है। आरएनए में कौन सा शर्करा होती है, तो राइबोज शर्करा होती है। इसमें बेस एडेनिन, ग्वानिन और थाइमिन एवं साइटोसिन होता है। ध्यान रखेंगे, इसमें बेस एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन एवं साइटोसिन होता है। और आरएनए में क्या होता है, इसमें बेस थाइमिन के जगह यूरेसिल होता है। इसमें बेस थाइमिन की जगह क्या होता है, यूरेसिल आ जाता है। ध्यान रखेंगे, आरएनए में यूरेसिल आ जाता है। यह मुख्यतः केंद्रक में पाया जाता है। डीएनए कहाँ पाया जाता है, मुख्यतः केंद्रक में पाया जाता है। यह केंद्रक एवं कोशिका द्रव्य दोनों में पाया जाता है। आरएनए जो है केंद्रक एवं कोशिका द्रव्य दोनों में पाया जाता है। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं, पादप एवं जंतु कोशिकाओं में मुख्य अंतर।
तो पादप कोशिका और जंतु कोशिका, इसमें कोशिका भित्ति पाई जाती है, पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है, इस जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है, इसमें नहीं पाई जाती है। इसमें लवक पाया जाता है, कोशिका भित्ति में लवक पाया जाता है, जंतु कोशिका में लवक अनुपस्थित होता है। तरकाय, कोशिका भित्ति में तरकाय अनुपस्थित हो रहता है, तरकाय पादप कोशिका में अनुपस्थित रहता है और जंतु कोशिका में तरकाय उपस्थित रहता है, ये भी ध्यान रखेंगे। रिक्तिका, ठीक है, रिक्तिका बड़ी होती है, पादप कोशिका में रिक्तिका जो है बड़ी होती है और जंतु कोशिका में रिक्तिका छोटी होती है, ठीक है। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं। इसका आकार लगभग आयताकार होता है, डीएनए का आयताकार लगभग आयताकार होता है और रिक्तिका छोटी होती है, इसका आकार लगभग वृत्ताकार होता है। एक मिनट, पादप कोशिका का आकार जो है आयताकार होता है, एक पादप कोशिका का आकार जो है आयताकार होता है और रिक्तिका कोशिका लगभग जो है वृत्ताकार होता है। रिक्तिका छोटी होती है और इसका आकार लगभग वृत्ताकार होता है, ध्यान रखेंगे। जंतु कोशिका का, तो पादप कोशिका और हम लोग जंतु कोशिका में देख लिए अंतर। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं कोशिका विभाजन के, देख लेते हैं यहाँ पे कोशिका विभाजन। कोशिका विभाजन का सर्वप्रथम 1855 ईस्वी में बिरचाऊ ने देखा था। कोशिका विभाजन को सर्वप्रथम 1855 ईस्वी में कौन देखा था? तो बिरचाऊ ने देखा था, बिरचाऊ, ध्यान रखेंगे। कोशिका का विभाजन मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, असूत्री विभाजन और समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन। कोशिका का विभाजन 3 प्रकार का होता है, असूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन।